मैंने आज तक किसी लेवल की कोडिंग की भी नहीं थी। उस टाइम तक मेरे को कोई कोडिंग का आइडिया भी नहीं था। बट एक बहुत फैसिनेटिंग कोर्स था जो मेरे यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही थी, जिसका नाम था ये डिग्री है कि अगर आपने ये डिग्री कर ली तो आप, उसका प्लस पॉइंट ये था कि कोई भी नॉन टेक्निकल फील्ड से भी आ सकता है डेटा साइंस करने के लिए। ऐसा एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है और इजीली कि मेरे को एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रही थी। तो उस टाइम पे मेरे को पीडब्ल्यू स्किल्स का पता चला था। बच्चों की प्रॉब्लम आती है ज़्यादा क्योंकि यही होती है कि कोर्स खरीद के छोड़ देते हैं बहुत सारे बच्चे। इस पूरे जर्नी में मेरे को एंड टू एंड हेल्प मिली है। या आपके कॉलेज से भी कुछ ना कुछ आई थी अपॉर्चुनिटीज? नहीं, मेरे कॉलेज में 0 प्लेसमेंट थी। बट जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स, उनको थोड़ा रहता है कि एज अ फ्रेशर कितना वो कमा सकते हैं। यार अक्सर मुझसे काफ़ी सारे कॉलेज के बच्चे पूछते हैं कि हम यार टेक की फील्ड में नहीं है, फिर भी हमें बिजनेस एनालिस्ट बनना है या डेटा एनालिस्ट बनना है और हमें टेक के फील्ड के अंदर आना है। ठीक है, ना ही हम टियर 1 कॉलेज से, हम टियर 2 टियर 3 कॉलेज के अंदर है और ना ही हमें कोडिंग की कोई भी नॉलेज है। हमें ये भी नहीं पता कि अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे फाइंड करें, कैसे ग्रैब करें, और हमें राइट रिसोर्सेज नहीं पता होती कि हम कहाँ से अपने आप को अपस्किल करें। तो एक प्रॉपर मेंटरशिप की, एक गाइडेंस की ज़रूरत हर बच्चे को कहीं ना कहीं फील होती है। तो ऑब्वियसली काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर मैं भी आपको बताते रहता हूँ कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। बट आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ एक गेस्ट है जो कि खुद ये सारे काम कर चुके हैं। वो इस पर्टिकुलर जर्नी से आ चुकी है, एक टियर 2 टियर 3 कॉलेज से आ चुकी है, प्लस उनका टेक में कोई, उनका बैकग्राउंड ही टेक में नहीं था, फिर भी वो टेक में कैसे उन्होंने जॉब ले ली। ये सारी चीज़ें आपको आज पता लगने वाली है। काफ़ी इंसाइटफुल रहने वाला है ये वीडियो, ये पॉडकास्ट। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ है राघव बख्शी। तो हाय राघव। हाय राघव। तो यार थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को। हाय एवरीवन, मेरा नाम राघव है। मैं जम्मू से हूँ और अभी मैं एक बिजनेस एनालिस्ट हूँ स्विगी में। तो यार ये बताइए, ये एक बिजनेस एनालिस्ट है स्विगी में, कब से काम कर रहे हो आप? इससे पहले क्या क्या काम करते थे? और सबसे पहले एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि बच्चों को, जैसे कि मैंने बताया, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं ना, ऑलमोस्ट सारे या तो बीटेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर टेक की फील्ड में है भी तो थोड़ा बीसीए साइड है, और काफ़ी सारे और भी बच्चे हैं जो कि दूसरे कोर्सेज करते हैं, बट देन उनको थोड़ा सा ये पता लगता है कि हाँ यार हम भी टेक के अंदर जा सकते हैं। एक सही हमें रिसोर्स टाइप से नहीं पता है या फिर गाइडेंस नहीं पता है। तो आपके केस में आप मतलब आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड 12th तक क्या था? मतलब साइंस कॉमर्स थी क्या था? एंड उसके बाद किस कॉलेज से आप थे? ठीक है, तो 12th तक मैं एक साइंस स्टूडेंट था। हाँ। पर मेरा लाइफ में उस टाइम पे मोटिव ये था कि मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी है। हम्म। तो उस टाइम पे शॉर्ट टर्म क्लैरिटी थी। मेरे को ये हाँ। नहीं पता था मुझे कि लाइफ में मुझे क्या करना है, पर हाँ। एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव था कि 11 12th में साइंस पढ़ने के बाद कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा। मतलब इंजीनियरिंग क्यों नहीं करनी वाली बात कहाँ से आई क्योंकि थी? मेरे को कभी साइंस में इतना इंटरेस्ट नहीं आया, ना मैं हाँ। एकेडमिकली इतना अच्छा था। हाँ। ठीक है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट डालना पड़ता था, बहुत ज़्यादा हाँ। हार्डवर्क करना पड़ा। हाँ। और फिर भी मेरे को चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये परसेप्शन आ गई कि भाई अगर मैं 11 12th में ही फिजिक्स वगैरह नहीं समझ हाँ। पा रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग में तो कैसे समझ इंजीनियरिंग में तो वो बहुत ज़्यादा उसका लाइक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। पाएंगे? तो मैं वहाँ पे कैसे समझूंगा? तो तो क्या घर वालों ने ऐसे जबरदस्ती साइंस दिलाई थी, कॉमर्स से किया था, ऐसा था क्या? नहीं नहीं, वो तो या बोल नहीं रहे हो? नहीं नहीं। तो हाँ। साइंस लेने का बेसिक मेजर रीज़न ये था हाँ। कि भाई सब ले रहे हैं। सब ले रहे हैं, हाँ। स्कूल में इज्जत भी साइंस वालों की है क्योंकि सबसे ज्यादा कट ऑफ साइंस वालों का है। हाँ। तो ऐसे तो करके तुम साइंस ले तो लेते हो इनिशियली, पर हाँ। तुम्हें उस टाइम पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि क्या स्ट्रीम है, क्या तो प्रोफेशन है। पहला फिजिक्स का पेपर हाँ, आता है, फिर तुम्हारा फिर सेम तुम्हें बनता पता चलता है। है। हाँ, तो रिलेटेबल है। हाँ। ऐसे करके जर्नी स्टार्ट कर दी साइंस की, पर आगे हो नहीं पाई। हम्म। तो फिगर आउट किया 12th खत्म होने के बाद हाँ। कि इंजीनियरिंग माइट नॉट बी द बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर मी। अलग अलग स्ट्रीम्स में देखने लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ अपने करियर में। तो उस टाइम पे बीबीए बीसीए ये चीज़ें ऑप्शन था। बट एक बहुत फैसिनेटिंग कोर्स था जो मेरे यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही थी, जिसका नाम था 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी इकोनॉमिक्स। तो जैसा आप सुन रहे हो कि इसका नाम बहुत बड़ा है। नाम भी है, और आई थिंक आपने जब ये इकोनॉमिक्स वाली डिग्री सुनी होगी, हाँ। आपने शायद डेफिनेटली देखा होगा कि काफ़ी सारे ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर टाइप से होते हैं थोड़ा, और यूजुअली क्योंकि हमें ये डिग्री ऐसे बेची जाती थी कि हाँ। अगर आपने ये डिग्री कर ली तो आप इकोनॉमिस्ट बन जाओगे। अब इकोनॉमिस्ट वर्ड का आप खुद एग्जैक्टली। सोच लो कि वो कितना हाँ। डीप वर्ड है। और हाँ। उस टाइम पे लेट से ये बात है अराउंड 2017-16 हाँ। की। हाँ। तो उस टाइम पे डिमोनेटाइजेशन भी हुआ था। हाँ। तो हर टाइम न्यूज़ पे इकोनॉमिक्स चल रहा है, जीडीपी हाँ। गिर गई। तो उस टाइम पे मेरे को इस चीज़ में फिर भी थोड़ा इंटरेस्ट आया कि हाँ। लेट से कि ये चीज़ आगे परस्यू करके देखते हैं, क्योंकि हॉट टॉपिक तो चल ही रहा है। बिल्कुल। तो ये सोच के मैंने इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले ली।
अभी के लिए। आपका 5th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ही था मतलब? नहीं, मैं कोर साइंस में था, मैंने स्कूल में भी कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है। मतलब 5th सब्जेक्ट क्या था 12th में? पीसीएम, इंग्लिश और? फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, मेरा एक्चुअली इकोनॉमिक्स था, हाँ। बट फिर भी मैंने ये सब नहीं किया। ठीक है, सही। तो उसके बाद इकोनॉमिक्स कॉलेज में मैंने एडमिशन हाँ, तो ले ली। हाँ। तो स्टार्ट करते गए, क्योंकि 5 साल का कोर्स है और 5 साल हुँ, बहुत लंबा टाइम है तुम्हारे बहुत लंबा लिए। टाइम था 5 साल। तो इनिशियली तुम इतना ज़्यादा सीरियस भी नहीं होते हो। हुँ, तो शुरू के 2 साल हॉस्टल गए, फन हाँ, में निकल गए कि भाई हाँ। मज़ा आ रहा है, हॉस्टल आ पता गए ही नहीं हैं, लगा होगा। पता ही नहीं लगा। हाँ, सही वैसे बात है। करते-करते 2-3 साल निकल गए। हुँ, तो बैचलर्स तो 3 साल में खत्म हो गई। हुँ, उसके बाद 4th ईयर स्टार्ट हुआ तो मास्टर्स शुरू हो गई। हुँ, तो जब तुम मास्टर्स में आते हो, अब तुम्हें रियलिटी हिट करती है थोड़ी कि हुँ, भाई अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, कि अब हुँ, 4 साल हो गए हैं हुँ। और तुम्हें अभी भी इकोनॉमिक्स कुछ नहीं आती है। जो शुरू में हाँ, सोचा था बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, वो कॉलेज हाँ, लाइफ में आके उसके साथ वो सब खत्म हट हो गया। चले जाता है सब। तो वैसे वैसे कॉलेज का मजा आने लग गया, हुँ, इकोनॉमिक्स आई नहीं और करियर एकेडमिक्स के 4 साल खत्म हो गए। हुँ, तो उस टाइम पे तुम थोड़ा नर्वस हो जाते हो कि तुम सोच हुँ, रहे हो अब भाई करियर में क्या करना है, 1 हुँ, साल कॉलेज का रह गया है। हुँ, हुँ, तो वैसे एक्सप्लोर कर रहा था मैं अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हुँ, क्या हो सकती हैं। तो हुँ। उस टाइम पे जब मैंने गूगल किया कि भाई अगर यू आर अ इकोनॉमिक्स प्रोफेशनल तो टॉप जॉब्स क्या ले सकते क्या हो ले तुम, सकते हो उसके लिए? हाँ। ठीक है। तो उस टाइम पे सबसे ऊपर आता है एकेडमिक की, तुम चले जाओ असिस्टेंट हुँ, प्रोफेसर बन जाओ, पीएचडी कर लो। तो हाँ, पर उसमें मेरा ये इंटरेस्ट टेक नहीं था होगा। कि भाई 4 साल इकोनॉमिक्स वैसे समझ नहीं आई है हाँ, क्या ही और पढ़ाओगे? 5 साल पीएचडी करूंगा। हाँ, तो वो सोच के वहां पे खत्म कर दिया। हुँ, तो सेकंड हाईएस्ट उस टाइम पे था कि भाई डेटा साइंस बहुत बूम कर रहा है आज की डेट में, और उसका प्लस पॉइंट ये था कि कोई हुँ। भी नॉन टेक्निकल फील्ड से भी आ सकता है डेटा हुँ। साइंस करने के लिए। तो आपने बेसिकली या तो ये 2 चीज़ें पढ़ी होगी, एक तो हम्म, कोई भी बंदा परस्यू कर हाँ सकता है, एंड जो बेसिकली फ्लैशी नंबर्स आपको दिखाए गए होंगे कि इतने की जॉब लग रही है, या फिर 2024-25 तक ये हो जाएगा, 30 तक ये हो जाएगा डेटा साइंस में। हाँ। तो इनिशियली जब तुम देख रहे हो हाँ, ये चीजें तुम्हें बहुत ज्यादा फैसिनेट कर रही हैं, हाँ। और ये चीजें गलत भी नहीं थी। डेटा हुँ, साइंस एक बहुत ही ज्यादा बूमिंग प्रोफेशन है एग्ज़ैक्टली। आज की डेट में। हुँ, और इस पे कोई भी बैरियर नहीं है कि तुम हुँ, किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो। हुँ, अगर जैसे मैं एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहा था, हुँ, मैंने आज तक किसी लेवल की कोडिंग की भी नहीं थी, उस हुँ, टाइम तक मेरे को कोई कोडिंग का आइडिया भी नहीं था। हुँ, तो मेरे लिए पूरा प्रोसेस सीखना और एक जॉब में एंटर करना हुँ, वाज नॉट लाइक से इट वाज नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क। हुँ, तो ये एक बैरियर जो यूजुअली बोला जाता है कि एक हुँ, नॉन टेक्निकल एक टेक्निकल फील्ड में एंटर नहीं कर सकता है, हुँ, ऐसा एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। हुँ, और इजीली इफ यू आर एबल टू put your efforts and learn हुँ, the correct skills, you हुँ। can easily do it. तो सेल्स की अगर आपने बात की हाँ। है, हम भी पीडब्ल्यू सेल्स के ही बंदे हैं। पीडब्ल्यू के बारे में थोड़ा बताइए, और क्योंकि फिर आपने ऑफ कोर्स अपनी लर्निंग जर्नी स्टार्ट की होगी, काफ़ी सारी डिगिंग की होगी, थोड़ा यूट्यूब देखा होगा, कुछ ना कुछ हम्म, किया होगा। एक तो पीडब्ल्यू के बारे में आपको कहाँ से पता लगा, यूट्यूब से या किसी चीज़ से? एंड पीडब्ल्यू स्किल्स में अपनी एंट्री बताइए कि वहाँ से आपने क्या-क्या सीखा? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आई थिंक पाइथन ही होगी वैसे हम्म। तो उसमें, बट क्या कैसे सीखा आपने, एंड मेंटर्स आपको कैसे लगे? तो जब मैंने अपनी ये डेटा साइंस की जर्नी स्टार्ट करने का सोचा तो उस टाइम हुँ, पे तो मैं यूट्यूब पे ही सर्च कर रहा था कि हाँ। क्या क्या कोर्सेज हैं या क्या हुँ, क्या स्किल्स चाहिए मुझे ये सब कुछ सीखने के लिए। हुँ, तो उस टाइम पे जितने भी टॉप चैनल्स आ रहे थे हुँ, उनसे मैंने सीखना शुरू किया। हुँ, बट एक चीज जो मैं लैक कर रहा था वहां पे कि मेरे को एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रही थी, हुँ, क्योंकि क्या चीज पहले सीखी जाए उसके बाद हुँ, क्या करना है। एक हुँ, प्रॉपर सीरीज ऑफ इवेंट्स होना चाहिए ना। हुँ, अगर तुम्हें एक नई चीज में ट्रांजिशन करना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले ये करना है, फिर ये करना हाँ। है, फिर ये करना है। और आई थिंक फिर उसमें आपको ये भी कहीं न कहीं आ रहा होगा कि कुछ प्री-रिक्विज़िट्स होती होंगी कुछ-कुछ हाँ। चीज़ों में, एंड देन वो लर्निंग फिर छूट जाती होगी बीच हम्म, में। क्योंकि यूट्यूब पे जब भी मैंने हाँ। भी सीखा था अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से, तो इश्यूज़ यही आते थे कि कई बार मैं अटक जाता था, फिर वो चीज़ें वापस से कहीं और से स्टार्टिंग से स्टार्ट करता था, एंड वो कभी एंडलेस चीज़ थी, एक लूप में फँस गया था मैं। हाँ, क्योंकि एक हाँ, डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है ना तुम्हें, हाँ, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या क्या सीखना क्या-क्या है। कैसे सीखा है तो एग्ज़ैक्टली। एक स्ट्रक्चर मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है हुँ, एक इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में, हुँ, जहाँ पे तुम फिगर आउट कर पाओ भाई हुँ, एक ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, ये तुम्हें करने हैं। हुँ, इसके बाद ही तुम एक लाइक से जॉब रेडी या टेक्निकली हुँ, इक्विप बनोगे। हुँ, तो उस टाइम पे मैं कोर्सेज ढूंढने लग गया हुँ, कि भाई हुँ, कौन से कोर्सेज मैं यूज कर सकता हुँ, हूँ जिसकी वजह से मैं बेसिक से टेक्निकल हुँ, स्किल सीखूं और उसके बाद मैं एडवांस लेवल तक जा पाऊँ। हुँ, तो उस टाइम पे मेरे को पीडब्ल्यू स्किल्स का पता चला था। हुँ। और कोर्स कौन-सा वाला आपने, डेटा साइंस का, हाँ, डेटा एनालिस्ट कोर्स नहीं, लिया था? मैंने फुल स्टैक डेटा साइंस कोर्स लिया था। अच्छा, फुल स्टैक डेटा साइंस। तो मतलब आपने पढ़ तो वैसे काफ़ी कुछ रखा है। तो अगर मान लो जैसे अभी आप हम्म, बिज़नेस एनालिस्ट हो, तो कल को प्रमोशंस एंड ऑल भी ले होंगे, तो वो लर्निंग शायद काम डेफ़िनेटली आने हम्म, वाली है इंटरव्यूज़ के लिए। ठीक है। यार ये बताइए, पीडब्ल्यू में
जैसे ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर्ड कोर्स है वो, तो क्योंकि मैं भी एक कोर्स लेता हूँ, कुछ और पढ़ाता हूँ, मैं डीएफए पढ़ाता हूँ, बट क्या चीज़ आपको स्पेसिफिकली, एक तो स्ट्रक्चर था, मेंटर्स में आपको क्या ऐसा खास लगा जिससे थोड़ा सा आप एक तो रहे कोर्स में एंगेज रहे, और क्योंकि कंप्लीशन करना एक अपने आप में टास्क होता है कोर्स का, और आपके अंदर कौन सी मोटिवेशन थी ऐसी, मतलब क्या पैसों के रिगार्डिंग मोटिवेशन थी कि नहीं यार एक बड़ी जॉब चाहिए, या फिर फैमिली को संभालने वाली मोटिवेशन भी कभी कभी होती है, तो क्योंकि क्या आपके अंदर मोटिवेशन थी कि आप करते ही रहे और डेटा साइंस का कोर्स आपने खत्म ही कर दिया? बच्चों की प्रॉब्लम आधी से ज़्यादा क्योंकि यही होती है कि कोर्स खरीद के छोड़ देते हैं बहुत सारे बच्चे, या यूट्यूब पे कोई प्लेलिस्ट देखी छोड़ दी बीच में। तो क्या मोटिवेशन थी जिससे मतलब यू केप्ट गोइंग? तो जो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन थी कि मैंने एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ वेस्ट कर दिया था ऐसे चिल करने में या एंजॉय करने में। तो अब मैं एक ऐसे पॉइंट ऑफ लाइफ में आ गया था कि अब मेरे को कुछ तो स्टेबिलिटी चाहिए, और बिना स्टेबिलिटी के लेट से मेरे को अब जॉब, मेरा कॉलेज खत्म हो रहा है, हाँ, तो मेरे को जॉब करनी है, मेरे को कुछ इनपुट चाहिए, मेरे को पैसे कमाने हैं, हाँ, और मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे काफ़ी अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो हम्म, उनको भी कुछ रिटर्न दिखना चाहिए। हम्म, तो वैसे करके मोटिवेशन तो यही रहेगा कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, जो जो आप चाह रहे हो कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को फ़ोन खरीदना है, मेरे को गाड़ी खरीदनी है, सबके लिए पैसे चाहिए, तो वो सब चीज़ों के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा उस टाइम पे। मोटिवेशन आपकी यही है कि भाई की स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, ग्रो करना है लाइफ में, तो जो जो आप सोच रहे हो वो सब कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए इनिशियल मोटिवेशन मेरी तो यही रही थी। अच्छी लगी कि मेरे को एक रोड मैप मिल गया कि सबसे पहले मेरे को पाइथन सीखनी है, उसके बाद मैं मशीन लर्निंग सीखूंगा, फिर मैं डीप लर्निंग सीखूंगा, उसके बाद मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा, और प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट मैं अपने रिज्यूमे में डाल के प्रोबेबली अप्लाई करना स्टार्ट करूंगा। और यहाँ तक खाली अप्लाई करने तक ही नहीं, उसके बाद रिज्यूमे कैसे बनाना है, कैसे मैं अपने रिज्यूमे को और रिफाइन कर सकता हूँ। बेसिकली जॉब असिस्टेंस वाली जॉब बात आ गई असिस्टेंस यहाँ भी पे। काफी मिली मुझे यहाँ पे, हाँ, हाँ, जिसकी वजह से मैं अपने इंटरव्यूज की तैयारी कर पाया, रिज्यूमे कैसे बनाना वो सीखा, जॉब में इंटरव्यू में बोलना कैसे है ये चीजें सीखी, क्या क्या चीजें अपनी स्किल्स हाईलाइट कैसे करनी है, ये सब कुछ सीखा। तो इस पूरे जर्नी में मेरे को एंड टू एंड हेल्प मिली है। एंड करिकुलम मतलब आपके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था, और कोई ना कोई ऐसा कौन सा ऐसा पॉइंट था जहाँ पे मतलब पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, कोई टॉपिक पर्टिकुलर? मेरे को डीप लर्निंग थोड़ा हाँ, कॉम्प्लिकेटेड भी बोल सकते हो, हाँ, या तो क्योंकि डीप लर्निंग आप बहुत देर बाद सीखते हो, आप स्टार्ट करते हो पाइथन से, फिर आप स्टैटिस्टिक्स सीखते हो, फिर आप मशीन लर्निंग सीखते हो। स्टैटिस्टिक्स तो आपका सब्जेक्ट ही रहा हाँ, होगा। स्टैटिस्टिक्स मेरा सब्जेक्ट रहा जब तक मैं मशीन लर्निंग सीखी और मैं प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर चुका था, और प्रोजेक्ट्स बना के मैं रिज्यूमे में डाल के अप्लाई करना उस टाइम पे मैं स्टार्ट कर चुका था, और मैं इंटरव्यूज भी दे रहा था, और इंटरव्यू देते टाइम तक मेरी डीप लर्निंग की क्लासेस चल रही थी, तो ये दो चीजें पैरेलली हो रही थी। तो उस टाइम पे मेरा थोड़ा सा वहां से छूट गया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को मशीन लर्निंग सीखने पे ही जॉब्स के इंटरव्यूज आने शुरू हो गए थे, तो उस टाइम पे मैं ज़्यादा इंटरव्यूज की तरफ इंक्लाइन हो गया, और थोड़ा सा एजुकेशन वहाँ पे पीछे रह गई। बट वो तो आप बाद में भी कभी भी हाँ, सीख ही सकते हो चीज़ें। हाँ, उसके बाद मैंने कंप्लीट की वो। हाँ, चलो ये तो बहुत सही है। हम यार अगले वाले पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो कि अब आप अपस्किल हो गए, पीडब्ल्यू ने आपकी मदद की, वैसे पीडब्ल्यू से ज़्यादा आपने खुद अपनी मदद की, कोर्स देखा, वही एक बड़ी चीज़ होती है, राइट? मैं भी सारे स्टूडेंट्स को यार आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, मेरी कोई भी प्लेलिस्ट देख रहे हो, किसी और से भी पढ़ रहे हो, तो यार स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज़ ख़त्म करो, क्योंकि एट द एंड यूजुअली मैंने भी यार यही देखा है, जो ख़त्म करके जाता है कहीं ना कहीं उसकी जॉब लगी जाती है फिर एट द एंड ना। अपने यार जॉब्स के बारे में थोड़ा सा बताइए कि पहली जॉब कैसे लगी, फिर दूसरी जॉब, तीसरी जॉब। बच्चे थोड़ा सा पूछते हैं कि भाई प्रॉबेबली आपने भी रेफरल लिया होगा ऑफ कैंपस क्योंकि अप्लाई किया है, या आपके कॉलेज से भी कुछ ना कुछ आई थी अपॉर्चुनिटीज? नहीं, मेरे कॉलेज में जीरो प्लेसमेंट थी। जीरो प्लेसमेंट? जीरो प्लेसमेंट। आप जो मास रिक्रूटर्स हैं जैसे हाँ, टीसीएस, विप्रो, मेरे कॉलेज में वो भी नहीं आती हैं। मास रिक्रूटर्स भी नहीं आए थे नहीं आपके आती कॉलेज हैं, में? हाँ। तो वो इस लेवल का कॉलेज था कि वहाँ मतलब पे टियर 3 टियर 4 ही हो गया? हाँ बिल्कुल, वो टिपिकल टियर 3 कॉलेज था। हाँ, प्लस ये कोर्स जो मैंने लिया था वो वहाँ पे हाँ, रिसेंटली स्टार्ट हुआ था, तो अच्छा, मैं शायद थर्ड बैच था उनका। तो बैच तब तक निकले ही नहीं थे जब आपने हाँ, स्टार्ट जब मैंने एडमिशन ले ली थी तब तक हाँ, कोई बैच निकला भी नहीं था वहाँ से। हाँ। तो तो आपने खुद से फिर प्लेसमेंट कैसे ली एंड ऑल, जो ऑफ कैंपस का सीन बताइए थोड़ा। तो उस पे मैंने लिंक्डइन पे सर्च करना शुरू किया। हाँ, तो लिंक्डइन पे मैं अलग अलग लोगों से कनेक्ट किया, कनेक्शंस बनाए, हाँ, उनसे फिगर आउट किया कि भाई तुम्हारी हाँ, कंपनी में हायरिंग हो रही है या नहीं हो रही। हाँ, तो ऐसे ऐसे करके मैं अलग अलग कंपनीज में रोज अप्लाई करता था,
हाँ और जो भी लोग मेरे को लगते थे हाँ अगर ये HR है या हायरिंग इस टाइम पे हायरिंग मैनेजर है अपनी कंपनी के लिए हायर कर रहे हैं मैं उनको रीच आउट करता था। और ये सारी चीजें आपको कोर्स के दौरान वैसे बताई गई हाँ होगी ना कि कैसे आपको सारी चीजें करनी है। हाँ तो ये सब कुछ टिप हाँ एंड ट्रिक्स सारे इंटरव्यू प्रिपरेशन में कवर हो गई थी कि आपको कैसे खुद से जॉब के लिए अप्रोच करना है और कैसे आप एक वेल क्राफ्टेड रिज्यूमे बना के आउटस्टैंड कर सकते हो। तो उस टाइम पे मैं लिंक्डइन में अप्लाई करने लगा तो मैंने अलग अलग लोगों से रेफरल लेना शुरू किया। तो उस टाइम पे द मैथ कंपनी में मेरी फर्स्ट जॉब लगी। तो वो एक सर्विस बेस्ड एनालिटिक्स स्टार्टअप है जहाँ पे मैं एज अ डेटा साइंटिस्ट ज्वाइन किया था। अच्छा पहला रोल आपका डेटा साइंटिस्ट का था? पहला रोल मेरा डेटा साइंटिस्ट था। हाँ। तो इनिशियल मैंने अपना 1.5 साल लाइफ का वहाँ पे काम किया। तो वहाँ पे मैंने सब कुछ सीखा कि भाई प्रोडक्शन पे या लेट से एक क्लाइंट इन्वायरमेंट पे कैसे काम होता है। जो हमने एजुकेशन में सीखा वो सब कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की कि जो कोर्स में सिखाया गया था कि भाई हम एक मॉड्यूल लिखते हैं या एक क्लास लिखते हैं तो वो एक प्रोडक्शन में वो क्लास कैसे चलती है। प्रोडक्शन लेवल तो आप वहीं जाके सीखोगे कंपनी में ही हमेशा, ये तो है। और जो भी यूज केस है जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट कैसे हो रहा है बिजनेस पे, ये सब चीजें रियल टाइम देखी वहां पे। तो मेरी पहली जॉब मैथ कंपनी में थी। उसके बाद मेरे को एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने का मौका मिला। मैंने उसके बाद मीशो ज्वाइन की एज अ बिजनेस एनालिस्ट। वहां पे एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसका मैं एनालिटिक्स फ्रंट सारा देखता था। तो उसमें फ्रॉम प्लानिंग टिल एग्जीक्यूशन। अच्छा यार, बच्चों का थोड़ा सा डाउट होता है, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, बट जो आपकी पहली जॉब थी वैसे तो मतलब मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि उसमें सीखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सारी चीज़ें साइड में होती है। बट जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स, इनको थोड़ा रहता है कि एज अ फ्रेशर कितना वो कमा सकते हैं स्टार्टअप में स्पेसिफिकली, जैसे कि आपने मैथ कंपनी बताया। तो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मेरी इनिशियल सैलरी बहुत कम थी। तो माय स्टार्टिंग सैलरी वाज अराउंड 4.5 लाख पर एनम। मैं भी सोचू यार ये तो फिर काफी पैसा बन जाएगा। तो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था मैथ कंपनी में तो मेरी स्टार्टिंग सैलरी 4.5 लाख पर ईयर थी। तो कट काट के 33,000 तक आता था उस समय तो। पर आपका दिमाग थोड़ा लर्निंग की तरफ ही रहता होगा। तो इनिशियली उस टाइम पे मैंने यही सोच के ये कंपनी ज्वाइन कर ली कि तुम सीखना तो शुरू करो पहले कि तुम्हें अभी कुछ नहीं पता है कि इंडस्ट्री में कैसे हो रहा है, क्या क्या चीजें चाहिए प्रॉपरली। तो उसलिए मैंने एक पैकेज का कंस्ट्रेंट नहीं मान के कंपनी ज्वाइन कर ली कि जहाँ पे मेरी लर्निंग बहुत ज्यादा हो, क्योंकि एक वो स्टार्टअप था और स्टार्टअप में यूजुअली लर्निंग बहुत ज्यादा होती है, काम भी ज्यादा होता है, लर्निंग भी बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए मैंने वो कंपनी बिना कुछ ज्यादा चीजें सोचे ये सोच के ज्वाइन की कि लेट से मेरी लर्निंग यहाँ पे बहुत अच्छी हो जाएगी। और जैसे जैसे मेरी लर्निंग बढ़ती गई मेरी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होने लग गई। और जो बैरियर था फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज, फ्रॉम अ स्मॉल कंपनी, वो चीज़ हट चुकी थी अभी तक। और हाइक कितना मिला आपको फिर जब अगली कंपनी में गए? अराउंड 230%। 230% का हाइक मिला था आपको? तब तो मज़ा आ गया होगा। तब पार्टी वार्टी दी होगी दोस्तों को। बिल्कुल। चलो सही है। एंड फिर देन फ्रॉम दैट कंपनी टू राइट नाउ स्विगी, वो कैसा फेज था? कितना टाइम काम किया आपने मीशो में? मीशो में मैंने अराउंड 10 मंथ्स काम किया है। अच्छा, काफ़ी जल्दी स्विच हो गया वो तो। हाँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई थी स्विगी में। तो स्विगी ने मेरे को रीच आउट किया था फॉर दिस रोल। खुद ही रीच आउट किया था उन्होंने? तो आपकी मतलब लिंक्डइन प्रोफाइल की वजह से ही? हाँ, लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत ऑप्टिमाइज करके। तो जो हमें सिखाया जाता है कि एक लिंक्डइन तुम्हारा पर्सनल ब्रांड है। तो अगर किसी को भी तुम्हें रीच आउट करना है तो सबसे पहले लिंक्डइन पे तुम्हें देखते हैं। तो लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है और तुम्हारा लिंक्डइन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है तो रिक्रूटर सामने से तुम्हें रीच आउट करते हैं। ये तो बढ़िया है। एंड यहाँ पे क्या कहा, मतलब थोड़ा व्यूअर्स को ये भी बताओ, मेरे को खुद भी जानना है कि एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप काम करते क्या हो? थोड़ा बहुत, मतलब इन डिटेल नहीं, बट रफली क्या काम रहता है आपका? एंड काम में मज़ा आता है? काम तो बहुत एंटरटेनिंग होता है। हाँ, तो हमारा एंटरटेनिंग कैसे होता है? मतलब हम रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कंपनी के लिए। ऐसा नहीं है कि जो प्रॉब्लम है उसका इम्पैक्ट आज से 5 साल बाद आएगा। जो मैं आज प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ मैं उसका नेक्स्ट वीक में इम्पैक्ट देख लूंगा कि उसकी वजह से कैसे कंपनी की परफॉर्मेंस चेंज हो रही है और कैसे रेवेन्यूज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं। एग्जांपल दीजिए इसका। तो एग्जांपल अगर मैं आपको ये दूं, लेट से आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो जो सेल्स पे, लेट से मिंत्रा एक कंपनी है। तो उनमें
आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट ये चीजें देखोगे कि आपकी टॉप सेलिंग SKUs क्या है, ठीक है, उनको आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। आप एक कस्टमर का रिकमेंडेशन पेज है जो जैसे जो उसको ऐप खोलने पे दिख रहा है, तो उसको टॉप पे क्या क्या चीजें दिखेंगी जिसकी वजह से उसकी लेट से वो रिकमेंडेशंस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो खरीद ले। अच्छा, आप बेसिकली रिकमेंडेशन मॉडल पे काम करते हो? रिकमेंडेशन मॉडल पे काम किया है। हाँ। एक ये लाइन ये चीजों पे हो सकता है हाँ, काम। दूसरी हाँ। चीजें हैं कि एक कंपनी जैसे मिंत्रा है, उसका पूरा फ्लो है कि एक ऑर्डर प्लेस होता है, उसके बाद ऑर्डर डिस्पैच होता है, पूरा ट्रांजिट की जर्नी है और ऑर्डर डिलीवर होता है। तो इसके बीच में मल्टीपल चेक पॉइंट्स हैं। तो हर चेक पॉइंट पे एनालिटिकली हम कंट्रोल रखते हैं कि कोई मेट्रिक ऊपर नीचे जा रही है, अगर हम टाइमली ऑर्डर डिस्पैच कर पा रहे हैं या नहीं, ऐसे ऐसे करके हम हर स्टेप का चेक होता है। तो ये जो जितनी भी मॉनिटरिंग होती है ये हम एनालिटिकली डैशबोर्ड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से तुम देख सकते हो हाँ आज के दिन पे लेट से ऑर्डर डिप हो गए हैं। तो ये एक बिजनेस के लिए बहुत इंसाइटफुल होता है कि आज के पर्टिकुलर दिन पे हमारे ऑर्डर डिप हुए हैं, ये क्यों हुए हैं। या फिर अगर फॉर एग्जांपल त्योहार के दिन थोड़ी ज्यादा हो रही है, सेल हो रही है, हाँ, तो लेट से हमें पता है कि अभी अपकमिंग फेस्टिवल है तो हमें क्या क्या इन्वेंट्री स्टॉक अप करके रखनी है, इन चीजों की डिमांड बढ़ने वाली है। तो ये सब चीजें एक बिजनेस एनालिस्ट फ्रेम करता है और अपने बिजनेस को जाके बताता है कि ये प्रॉब्लम हम ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं भी अगर स्विगी का ही वो क्या कहते हैं इंस्टामार्ट डेली बेसिस पे यूज करता हूँ, तो वो अपने आप ही रिकमेंड करने लग जाता है कभी कभी। जैसे अगर मैं रोज अगर दूध या फिर कॉर्नफ्लेक्स ये सब चीजें मंगा रहा हूँ या बिस्किट्स, तो वो आ जाता है। तो मतलब वैसे तो वो AI मतलब बेसिकली लग रहा है आई फील, बट आप लोगों का पीछे से काम रहता है कि हाँ, उस पे हम पूरा रहता है कि कौन से कस्टमर्स को कौन सी कैटेगरी ज्यादा पसंद है, उनको वो वाली कैटेगरीज दिखाई जाए। या फिर अगर आप दूध ले रहे हो तो हाईली लाइकली आप चाय पत्ती भी लोगे साथ में, तो मतलब ये सिमिलर आइटम्स तो आ जाते हैं। सिमिलर आइटम्स आपको दिखाओ, ये सब चीजें फ्रेमवर्क्स ये सब बनाना, उसके बाद स्ट्रैटेजीज बनाना। अगर कहीं पे कुछ ब्लॉक हो रहा है, लेट्स से किसी सिटी में हमें कोई चीज प्रमोट करनी है तो उसके अगेंस्ट हम कैसे एडवर्टाइजमेंट या कुछ प्रमोशन डिस्काउंट्स दे सकते हैं, उसका कैसे इम्पैक्ट हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। कोई भी ऑफर रोल आउट करने से पहले हम उसका इम्पैक्ट पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये रोल आउट होने के बाद कैसा रहेगा। तो ये सब कुछ टेस्टिंग पहले ही हो जाती है। एंड आई थिंक सिमिलर कंपनी के भी प्रोडक्ट्स कई बार जैसे मुझे रिकमेंड होते हैं, वो तो आई थिंक कंपनी खुद भी लाइक एक तरीके से सॉफ्ट प्रमोशन करती होगी। हाँ, वो कंपनीज खुद भी प्रमोट करती हैं और हमारे एंड से भी होता है। अच्छा यार राघव, आपसे बस एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस चाहिए, मतलब मुझे नहीं, हमारे व्यूअर्स को, कैसे अगर कोई Tier 3 का बच्चा है वो भी ओवरकम कर सकता है। आप वैसे सारी चीज़ें बता चुके हो, बट एक लास्ट छोटी सी अगर आप इनको 2-3 टिप्स देना चाहो तो आप Tier 3 से आ रहे हो या एक टॉप कॉलेज से आ रहे हो, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक जो चीज़ आपको कंसिस्टेंटली चाहिए वो है डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहले अगर आपको एक पता है, क्लैरिटी है कि आपको क्या चेक करना है, तो उस पर जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हो तो एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंटली कोई भी चीज़ परस्यू कर रहे हो तो इवेंचुअली आप वहाँ पे लैंड कर जाओगे। तो पूरे जर्नी का छोटी छोटी आइल से माइलस्टोन को अचीव करो। मतलब अपनी जितनी भी आपकी जर्नी रही है उस पर छोटे छोटे क्रिएट सम माइलस्टोन्स और हर माइलस्टोन की अचीवमेंट पे उसको सेलिब्रेट करो। तो उसको वो चीज़ आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड भी रखेगी उस सेंस में। मेजरली ये चीज़ें हैं कि कीप द थिंग सिंपल। एक एक करके अपनी चीज़ें स्टार्ट करो। सबसे पहले जैसे पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई भी कोडिंग लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कोडिंग लैंग्वेज सीखने से। उसके बाद जैसे आपकी एक चीज में प्रोफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो स्टेप बाय स्टेप आगे चलो। आगे उसके बाद बाकी के कॉन्सेप्ट सीखो ताकि इवेंचुअली आप अपने गोल पे लैंड कर पाओ। सही है, मतलब लैंड करना ज़रूरी है यार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं भी लास्टली यार आप सारे यूजर्स को यही बोलूँगा कि स्टार्ट करो मेरे साथ। मतलब जितने भी प्रीवियस पॉडकास्ट भी आपने देखे होंगे, मेजॉरिटी लोग Tier 3 के ही थे। एंड आपको बस यार ये नहीं सोचना है कि लगेगी जॉब या नहीं लगेगी। आप अगर पूरी अपनी प्रिपरेशन करके जाओगे तो डेफिनेटली आपकी जो लगने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। एंड थोड़ा सा यार कंसिस्टेंट भी रहना, और थोड़ा सा मतलब होपफुल बहुत ज़्यादा रहना, हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत पालना। तो आपके साथ भी यार करियर में बढ़िया चीज़ें हो सकती है। थोड़ा वेट भी करना ज़रूरी है, जैसे कि जो राघव हमारे साथ है ये काफ़ी टाइम से अब काम कर रहे हैं, तो इन्होंने भी स्टार्टिंग में ये नहीं सोचा कि अरे यार मेरा 50 लाख का पैकेज क्यों नहीं लगा, मैं इतना वो क्यों नहीं किया, क्योंकि इन्होंने काम पे ध्यान दिया। तो आप भी यार काम पे ज़्यादा ध्यान देना, और जितनी बड़ी बड़ी ये चीज़ें हैं उन पर अभी के लिए कम ध्यान देना। इस वीडियो के लिए इतना था, आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। बाय।